चलो भाई शुरू करते हैं। हमने लास्ट क्लास में अपना द्विजगत प्रणाली, द्विजगत वर्गीकरण प्रणाली कंप्लीट कर ली थी। उसमें हमने क्या देखा था कि एक हमारे महाशय जी थे। कौन से महाशय जी थे? अरस्तु जी। अरस्तु जी ने क्या किया था? संपूर्ण जगत को या संपूर्ण जीव जगत को, जितने भी जिंदा हैं, चाहे पादप हों, कीट पतंग हों, जंतु हों, सबको सिर्फ एक आधार पे दो जगतों में, दो क्लासेज में बांट दिया था। कैसे बांटा था? सब के सब एक घेर में इकट्ठे करे और उनसे सिर्फ एक सवाल किया कि तू खाना खाता है या बनाता है। फॉर एग्जाम्पल, मतलब खाना बना बनाया किसी से लेता है तो किसी और पे आश्रित है या फिर खुद बनाता है। पोषण के आधार पे उन्होंने पूरे के पूरे सजीव जगत को दो भागों में बांट दिया। जो स्वपोषी थे, जो स्वयं अपना भोजन बनाते थे, चाहे प्रकाश संश्लेषण से बनाते हों, रसायन संश्लेषण से बनाते हों, उनको एक प्लांटी यानी कि वनस्पति जगत में रखा गया। तथा जो अपने पोषण के लिए, अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित थे, चाहे वो पेड़ पौधे हों या दूसरे जीव जंतु हों, उनको किस जगत में रखा गया? जंतु जगत में, या फिर प्लांट किंगडम या फिर एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम में रख दिया गया। लेकिन उससे हमें नुकसान क्या क्या हुआ था? एक तो भाई सबसे पहली बात, एक कोशिकीय माइनर सा जीव जो हमें खुली आंखों से दिख नहीं सकता और एक विशालकाय हाथी तक एक ही ग्रुप में आ गए। उससे एक नुकसान तो यह हो गया, यानी कि एक कोश के जीव और एक बहुकोश के विशालकाय जीव उस बहाने से, उस रीजन से एक ही ग्रुप में आ गए, हमें एक साथ पढ़ने पड़ रहे हैं। तो क्या वो वाजिब है? क्या हम उनके दोनों के गुण एक साथ पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। उसके अलावा क्या नुकसान हुआ कि उसमें हम यूकेरियोट्स, प्रोकैरियोट्स तक का अध्ययन भूल गए। यानी कि एक ही ग्रुप में यूकेरियोट जीव भी हैं, प्रोकैरियोट जीव भी हैं, आद्य प्रकार के जीव भी हैं और जो वर्तमान नवीन प्रकार के जीव हैं वो भी हैं। क्लियर हुआ? उसके अलावा और क्या क्या नुकसान था कि सिर्फ पोषण के आधार पर पूरी जगत को बांटना वाजिब तो नहीं है, क्योंकि उनमें गुणों में, उनके सेलुलर रूप से, उनके अंग तंत्र रूप से, उनके रहन सहन की वजह से जीवों को अलग अलग उनके गुणधर्मों की वजह से, इंटरनल गुणधर्मों की वजह से उनको बांटा जाना चाहिए, ताकि हम किसी ग्रुप को, किसी संघ को अगर पढ़ रहे हैं तो उस संघ के सारे प्राणियों का अध्ययन पॉसिबल हो सके। जैसे हम एक कॉकरोच का अध्ययन करते हैं तो हम पूरा का पूरा कौन सा संघ पढ़ लेते हैं भाई? ऑर्थोपोडा। हम किसी एक पादप का अध्ययन करेंगे तो उसी के माध्यम से पूरे के पूरे जितने भी बर्ड के, पूरे के पूरे संसार के जितने भी प्लांट किंगडम में आने वाले पादप हैं, चाहे छोटी सी घास हो, मौसेज हो, या फिर विशाल से विशाल पेड़ हो, बरगद का हो, उसी में शामिल हो जाते हैं ना। तो हमें अध्ययन कैसे करना चाहिए, वर्गीकरण कैसे करना चाहिए? उनके गुणधर्मों के आधार पे, वो भी कई सारे गुणधर्म, रहन सहन, उनका कोशिकीय स्तर, उनका पोषण स्तर, उनका जनन स्तर, उसके अलावा उनका इंटरनल स्ट्रक्चर, उनका रहन सहन, सब के आधार पे करना चाहिए। तो अब हम पढ़ेंगे 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली। कौन सी बेटा? 5 वर्गीकरण प्रणाली। किसने दी भाई? किसने दी? ये दी थी हमारे महाराज जी थे। कौन से? R.H. विट्टेकर। नाम ध्यान से सुनना बेटा, R.H. विट्टेकर। हिंदी में कैसे लिखेंगे हम? R.H. विट्टेकर। क्लियर हुआ? इन्होंने क्या किया बेटा? नाम से पता चल रहा है, पंच जगत प्रणाली, यानी कि जैसे उन्होंने 2 जगत बनाए थे, इन्होंने कितने बनाए? 5 जगत। कौन कौन से भाई? सबसे पहले मोनेरा। कौन सा बेटा? नोनेरा में बैठ के पढ़ रहे हैं हम। क्या? मोनेरा। क्लियर हुआ? मोनेरा क्लियर हुआ। दूसरा जगत बनाया उन्होंने प्रोटिस्टा।
कौन सा? प्रोटिस्टा। तीसरा कौन सा बनाया भाई? कबक। कौन सा? कबक। इंग्लिश में क्या कहेंगे हम भाई साहब को? फंजाई। चौथा कौन सा बनाया? वही अरस्तु वाला, वनस्पति जगत। वनस्पति जगत यानी कि प्लांट किंगडम। फिर जंतु जगत। एनिमल किंगडम। क्लियर हुआ? क्या ऊपर तक गया अभी? देखो, जैसे कल अरस्तु जी ने हमारे संपूर्ण सजीव जगत को, पूरे के पूरे लिविंग वर्ल्ड को 2 वर्गों में बांटा था बेटा। किसने बांटा था? अरस्तु ने, एरिस्टोटल ने। कितने वर्गों में? 2 वर्गों में। उसने बस 2 ही वर्ग बनाए, वनस्पति और जंतु। आधार था सिर्फ और सिर्फ एक पोषण, यानी कि या तो तू खुद बनाता है अपने अंदर ही खाना अपने हाथों से, यानी ये नहीं है कि आटा लिया और रोटी ऊँधी। इसका मतलब है कंप्लीट आटे से लेकर हर चीज़। जैसे पेड़ बनाते हैं, उनके पास क्लोरोफिल है, सूर्य से प्रकाश लेते हैं, ऑक्सीजन उनके पास है, वातावरण में है, कार्बन डाइऑक्साइड उनको हम दे देते हैं बहुत सारा प्रदूषण करके, तो उसके माध्यम से वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसे कहते हैं भोजन बनाना। ये ना है कि मम्मी ने आटा दे दिया, सब्जी पापा ले आए और बना ले रोटी, है ना बेटा। तो जो स्वयंपोषी जीव हैं, स्वयं पोषण करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उनको रखा गया वनस्पति जगत में। और जो दूसरों पे डिपेंडेंट थे, चाहे पादपों पे चाहे जंतु पे, उनको रखा गया एनिमल किंगडम में। लेकिन हमारे आए फिर आर.एच. विट्टेकर साहब की, ये गलत है, बच्चे बात बना रहे हैं पीछे से कि इसमें इतनी कमियां हैं, तो मैं बांटूंगा। तो मैं बांट रहा हूँ कितने में? 5 जगत में। किसने बांटा? आर.एच. विट्टेकर साहब ने। 5 जगत कौन कौन से बड़े भाई? मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, जंतु जगत, वनस्पति जगत। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? छापो, ऊपर लिखो 5 जगत वर्गीकरण प्रणाली, ढंग से हेडलाइन डालो। पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली। लिखो बेटा, देखें जी, द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली की, द्वि जगत वर्गीकरण प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए आर.एच. विट्टेकर, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिख लो बेटा, आर.एच. विट्टेकर ने जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। जीवों को 5 जगत में वर्गीकृत किया। एक सवाल कई बार आ जाए यार कि पंच जगत वर्गीकरण प्रणाली कब आई थी, या कब लागू की गई थी, या फिर कब बनाई गई थी। तो एक लाइन अगले लिख लो, इन्होंने सन 1969 में, कब बेटा?
सन 1969 में पंचजगत प्रणाली दी थी। अब नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बेटा, लाइन छोड़ के है ना, तीर बना के। R.H. विट्टेकर ने वर्गीकरण का आधार डैश कोशिका संरचना, सेलुलर स्ट्रक्चर, कोशिका संरचना, कौमा कोशिका संगठन व पोषण तथा जनन आदि को बनाया। लिख गए बेटा? लिख गए जी। अब नीचे 5 और ने उतार दो ना मन ने। बेटा ने किताब दिया है। लिख गो बेटा। छोटे क्या समस्या आ रही है? है गो बेटा जी। अब सुनो मेरी बात तुम। लाली तने पढ़ो कर जाए, वीडियो देखी समझ में नहीं? अभी नए पहली बार पढ़ रहे हैं ऑनलाइन तो थोड़ा सा अजीब सा तो लगा ही है। नोट्स बना लिए बेटा ने? देखते हैं कितना बन पाए। डायरेक्ट पढ़ लियो तो उन्हें फिर या तो कोई पैसे ले लियो जी वागन पे से कॉपी, जब लिख लियो उन्हें कह नहीं बैठ के लिख दियो, या फिर अगर वहाँ में संपट बैठ जाए तो कोशिश करियो कि वहीं बैठ जाए, क्योंकि ऐसा ही तो हूँ मैं जैसा यहाँ पढ़ा रहा हूँ, तो बस थोड़ा आदत की बात है ना। देखो लालाओ, तुम्हारे हाल मैंने किताब देखी और मैं चैप्टर में मोटी मोटी तो यही चीज़ थी जो हमने पढ़ ली, लेकिन कुछ चीज़ मैं अलग से पढ़ावे और चाह रहा हूँ कि बता दूँ। जैसे इन्होंने अभी हमारे वर्गीकरण का आधार क्या क्या बनाया, कोशिका संगठन बनाया, जनन बनाया, पोषण बनाया। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे उस दिन जब मैं बता रहा था तुम्हें कि उन्होंने प्रोकैरियोट और यूकैरियोट तक में डिफरेंस नहीं समझा और एक ही ग्रुप में आ गए, तुम लोग थोड़े सदमे से में आ गए थे, क्या बोला गुरु। तो क्या मैं इनका डिफरेंस वगैरह समझा दूँ? क्योंकि बाई चांस एक नंबर में आ भी जाता है कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में 2 अंतर बताइए, 4 अंतर बताइए। लिखा है बताया जाए नहीं बताया जाए? फिर ऐसे क्यों देखें तो मायूस से है क्या? समझ में ना आ रहा हो तो तुम्हारे नहीं हंसते बोलते से तो रह करो, आपस में मत बोलो, पर मुझे तो बोलो हंसो आराम से, कोई दिक्कत ना, पर तुम घने ज़्यादा मायूस से है जाए।
तू चेंज कर भी सोच रहा हो दोबारा थे, अब तू चेंज कर भी सोच रहा हो, पक्की बात है। अब मांग सो, चलो बेटा लाला तेरी पहली क्लास है, कहाँ को तू नोने कोई है छोटे को? हाँ बेटा कौन सा? कोई दिक्कत ना, तो मैं साइंस ले, दोनों ले ले, मैथ और बायो दोनों ले ले, दोनों काम आ जाए। अगर तेरे स्कूल में हो तो ये सिस्टम करो मन की, जाके तुम्हारी जहाँ में तुम्हारी आत्मा गवाही दे जाए ना, सच में वाह करो बस। देखो बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं, बस मैं सब ज़्यादा डरे आपको कहीं अकेली की समझ के कि मैं अकेली पढ़ जाऊँ, ई ना चेंज कर जाओ, क्योंकि ये डर ज़्यादा। तुम तो फिर 5-6 जने हैं तो तुम तो काट जाएंगे, पर लड़कियों की थोड़ी दिक्कत आए करे कि अकेली में मन ना लगे या कुछ, 2-3 भी हों तो सिस्टम बैठ जाए, बाकी तो फिर। देखो बेटा हम पढ़ने वाले हैं कौन कौन से, एक तो प्रोकैरियोट कोशिका, कौन सी? प्रोकैरियोटिक, और दूसरी तरफ हम क्या पढ़ने वाले हैं? यूकैरियोटिक। देखो इनमें पढ़ेंगे हम, बाकी बाद क्या करेंगे हम, थोड़ा सा उनके बारे में लिखेंगे जो हमने संवर्ग लिखे थे, टैक्सोन लिखे थे ना, कि जाति, जाति के बाद वंश, वंश के बाद, बोलो यार अब तो है देख के ना, वैसे बोलो। जाति सबसे छोटी, यानी कि उनमें सबसे ज़्यादा करीबी जंतु हम रखेंगे, क्लियर। फिर थोड़े कम वंश, फिर कुल, कुल के बाद गण, फिर वर्ग, फिर संघ, फिर, तो ऐसे क्यों घबरा रहे? अब तो पूछूंगा लाला कल में, है ना, खड़ो करके, ठीक है बेटा, याद करके लाने सब रहने। देखो अब हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका, ये दो अलग अलग चीज़ है बेटा, है ना। अभी मैं थोड़ा मोटे मोटे तो समझाने वाला हूँ कि दोनों में रेखा दिया। देखो मैंने एक बात बताई तुम्हें कि लाला मोटा मोटा डिफरेंस एक ही है कि इनमें सुविकसित केंद्रक पाया जाता है, वेल डेवलप्ड, वेल सेटल्ड क्या पाया जाता है? न्यूक्लियस पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, जबकि उसमें केंद्रक सुविकसित नहीं होता है, उसकी केंद्रक जो झिल्ली है वो नहीं होगी, और जो उसका डीएनए पदार्थ है वो वैसे ही उसमें पड़ा रहेगा, नग्न अवस्था में पड़ा रहेगा। अगर मैं शुद्ध भाषा में बोलूँ तो नग्न अवस्था में पड़ा रहेगा, इसका मतलब वो पूरी कोशिकाओं में भगा घूमेगा। जैसे अब मैंने क्या करा, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी कोशिका बेटा है, तो इसमें केंद्रक यहाँ है, उसके अंदर बेटा डीएनए पदार्थ है कि ना है, ये पूरा क्या हो जाएगा, कोशिका द्रव्य हो जाएगा। उसमें बेटा माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा होगा, कहीं आर्बोसोम पड़ा होगा, कहीं पे लाइसोसोम पड़ा होगा, कहीं पे सारी चीज़ होंगी कि नहीं, गोल्जी का गोल्जी उपकरण वगैरह सारा कुछ। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जिस पे हम ध्यान देंगे वो क्या? केंद्रक। केंद्रक उसकी बाउंड्रीज के बीच में, केंद्रक झिल्ली के बीच में बंधा हुआ है या नहीं है? बंधा हुआ है, यानी कि केंद्रक अपनी जो उसका डीएनए पदार्थ है वो अपनी मर्जी से ऐसे थोड़ी यहाँ से यहाँ पहुँच जाए या दीवार से अट जाए, तो उसका मतलब एक ही जगह पर रहेगा, सारा घूमता रहेगा। लेकिन इसमें बेटा जो डीएनए पदार्थ है वो झिल्ली के अंदर नहीं है। किसके अंदर नहीं है? नग्न अवस्था में है। समझ गए? तो सबसे मोटा डिफरेंस तो ये हो गया। जैसे कि ऐसे पड़ा रहेगा, अब वो चाहे कोशिका में दबाव आया तो यहाँ से यहाँ पहुँच गया, यहाँ से यहाँ पहुँच गया। क्लियर हुआ मोटा मोटा? दूसरी बात, इसमें जितनी भी सेल्स होंगी, जितनी भी कोशिकाएं होंगी, ज़्यादातर सबकी सब कैसी होंगी? वन सेलुलर, एक कोशिक कोशिका। इसमें बहुकोशिक कोशिका। तीसरी बात, ये आद्य प्रकार का है, प्राचीन प्रकार का है। इसमें कौन कौन जीव शामिल हैं? आद्य बैक्टीरिया, मोनेरा इसमें शामिल है। उसमें हम खुद, पूरा प्लांट किंगडम, पूरे सजीव किसमें शामिल है बेटा? यूकैरियोट। मोटा मोटा समझ में आया कि नहीं आया?
ना आया। अब तुम बेटा ये बताओ कहाँ बता रहे चित्र छाप लो। चलो लिखो, एक तरफ लिखो बेटा प्रोकैरियोटिक कोश का, दूसरी तरफ लिखो दोबारा बताओ, एक बार दोबारा सुन लो। चलो तुम्हारी हम पढ़ रहे हैं बेटा प्रोकैरियोटिक कोश का, यूकैरियोटिक कोश का। उनमें सबसे मोटा डिफरेंस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्या, केंद्रक झिल्ली। यानी कि जब कोशिका का जो डीएनए पदार्थ है वो किसके अंदर, केंद्रक झिल्ली के अंदर संरक्षित रहेगा और केंद्रक झिल्ली सुविकसित होगी, उसे हम कह देंगे यूकैरियोटिक कोशिका। जिसके अंदर जो डीएनए पदार्थ है वो मुक्त रूप से घूमता रहेगा, नग्न अवस्था में पाया जाएगा, उसको क्या कह देंगे हम, ये सुविकसित प्रकार की कोशिका है। ये कैसी है, ये विकसित नहीं है, पुरानी प्रकार की है, आद्य प्रकार की है। इसमें कौन कौन शामिल है, आद्य बैक्टीरिया, आद्य मोनेरा। क्लियर हुआ। इसमें हम खुद जो पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमारे जितने भी जीव जंतु हैं सुविकसित प्रकार के वो पाए जाएंगे। उसके अलावा क्या बताया था, ये ज़्यादातर एक कोशिक होते हैं और ये, चलो देखो अब हमारे पेज में थोड़ा ऐसे बनाइए हो कि मैं 7-8 डिफरेंस बता सकूं, एक एक करके तो मैं समझा तो जाऊंगा। एक तरफ लिखो प्रोकैरियोटिक कोशिका, एक तरफ लिखो यूकैरियोटिक कोशिका। लिख गोला लाओ। सबसे पहला डिफरेंस लिखो बेटा, सबसे पहले लिखो इधर ऐसे पॉइंट बना करके, इन कोशिकाओं में डीएनए पदार्थ नग्न अवस्था में पाया जाता है, जिसे हम जीनोमिक डीएनए, कैसा डीएनए बेटा, जीनोमिक डीएनए कहते हैं। जीनोमिक डीएनए कहते हैं, अर्थात इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है, इनमें सुविकसित केंद्रक नहीं पाया जाता है। दूसरी तरफ वही सेम सामने, जस्ट सामने पॉइंट लगाना और लिखना। लिख गो ना बेटा इधर वालों सबको। दूसरी तरफ लिखो, इसमें सुविकसित केंद्रक झिल्ली युक्त केंद्रक पाया जाता है। लिख गो बेटा। अब इधर दूसरा पॉइंट लिखो, इधर दूसरा पॉइंट, इनमें सिंगल डीएनए पाया जाता है, इनमें सिंगल डीएनए पाया जाता है। दूसरी तरफ देखो, जबकि इनमें डबल डीएनए पाया जाता है। लिखो बेटा।
अब इधर लिखो एक और पॉइंट, इनमें श्वसन की क्रिया, इनमें श्वसन की क्रिया कहाँ पे होगी बेटा? मेसोसोम में। कहाँ पे होगी? इनमें श्वसन की प्रक्रिया किसमें होगी? मेसोसोम में। हुआ समझ में बेटा? क्लियर? दूसरी तरफ लिखो, लिख जा जब बताइयो यार। लिखो लाली, तेरा लिखो बेटा। एक ही में लिख तो चार होगा तो ना, सही है। मैंने कही एक ही भर तो चार हो, दोनों चीज़ें नहीं। राइटिंग सुधार तो अभी डॉक्टर बन गो, डॉक्टर बने बेटा बाद में, 11-12 डॉक्टर थोड़ी बनेगा। लिखो ला लो, सामने लिखो, जबकि इनमें श्वसन कहाँ पे होता है बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। समझ में आ रहा हो बेटा? इधर जो श्वसन था, रेस्पिरेशन था, वो कहाँ हो रहा था? मेसोसोम में। उधर कहाँ हो रहा है? लिखो, इधर लिखो, इधर मुख्यतः कैसे जीव हैं? एक कोशिक। इसमें मुख्यतः एक कोशिक जीव शामिल हैं। इसमें मुख्यतः एक कोशिक जीव शामिल हैं। हे प्रभु, इधर लिखो, इसमें एक कोशिक व अधिकतर बहुकोशिक जीव शामिल है। यानी कि अधिकांशतः तो बहुकोशिक हैं, लेकिन कुछ मात्रा में कोशिक हैं। लिखो बेटा, और क्या लिखोगे? उधर लिख गया ना, एक कोशिक और बहुकोशिक दोनों तरह के शामिल हैं। और लिखो इधर, प्रोकैरियोट कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण, इधर बारे में लिखना, इन कोशिकाओं में गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, कॉमा लवक, कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, कॉमा माइटोकॉन्ड्रिया, कॉमा ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फुल फॉर्म लिखूंगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। समझ में आया बेटा? मैं क्या लिखवाना चाह रहा हूँ कि इनमें ये सारी चीज एब्सेंट रहती हैं, अनुपस्थित होती हैं, जबकि उधर उपस्थित होती हैं। लिख दो, इनमें गोल्जी उपकरण, लवक, ER, माइटोकॉन्ड्रिया आदि कोशिकांग अनुपस्थित होते हैं। इधर समझ गया ना बेटा? ना समझ में आई? देखो, इसमें गोल्जी उपकरण, लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अनुपस्थित होते हैं,
अनुपस्थित होते हैं। अब सामने लिखो बेटा, जबकि इनमें सारे कोशिकांग उपस्थित होते हैं। समझ में आ रहा हो ना सब के हैं? नए वाले लाला उपस्थित रहते हैं। अब सबसे लास्ट में एक पॉइंट और डाल लो, हमें पहले इधर डालो एग्जाम्पल, इधर लिखो एग्जाम्पल। कौन कौन से एग्जाम्पल बेटा अभी मैंने बताया? कौन कौन से? मोनेरा। हिंदी में कैसे लिखेंगे? मोनेरा। दूसरे पे बैक्टीरिया, हिंदी में कैसे लिखेंगे? बैक्टीरिया। तीसरे नंबर पे आद्य बैक्टीरिया। कैसे बैक्टीरिया बेटा? आद्य बैक्टीरिया। क्लियर हुआ? लिखिए बेटा सबके, उधर लिखो कवक, जंतु, समस्त पादप, समस्त पादप। अब ये बताओ, अब अगर कोई तुम्हारे सामने यूकैरियोटिक या प्रोकैरियोट का नाम ले, अब भी मुंह बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। क्यों? क्योंकि अब आपके पास 7-8 पॉइंट हैं जिनके सारे आप बता सको, उसको समझा सको कि प्रोकैरियोट कोशिका और यूकैरियोट कोशिका में क्या डिफरेंस है, किसे कहते हैं। क्लियर हुआ बेटी सबका? दोनों नए वाले, तेरी भावना जरूरी है, अभी नया नया पहली बार आया हो। समझ में बैठो बेटा, कुछ नहीं कहा कि आज मैं पहली बार या क्लास में आया हूँ तो नए का मेरे हाथ पर ले पा रहा हूँ। बैठो ना बैठो, हैं जी? शर्म आ रहा हो अभी तो यार, एक आध नाम में खुला है। लिख गो, मिटा दो मैं भी आए। अब बेटा उन्हें लिखाऊंगा प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी कहते के हैं। केहू तो काम वैसी है जाए हैं। शकल तो तुम्हारी बीच किसी कह रही है, कैसे गुरुजी लिखाई दो ना तो रहने दो हैं। रहने में तो वैसे क्वेश्चन भी ना आवे, बस मोटा मोटा सुन लो। प्रकाश संश्लेषी से सीधा मतलब है कि हमारे पादप जगत में क्या करते हैं वो, उनके पास एक स्थान है लवक। क्या स्थान है बेटा? क्लोरोप्लास्ट, हरा हरा हरित लवक जिसे बुलाते हैं हम, है कि नहीं है? उस स्थान पर क्या होती है, एक प्रोसेस होती है। वो प्रकाश लेते हैं कहाँ से? सूर्य से। हमारे द्वारा छोड़ी गई वातावरण से CO2 लेते हैं और उनके पास हरित लवक पहले से है। उसके माध्यम से वो एक प्रोसेस करते हैं जिसको बुलाते हैं प्रकाश, अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस। क्लियर हुआ बेटा? नाम से प्रकाश, प्रकाश यानी कि लाइट, लाइट यानी कि उजाला एक प्रकार से। संश्लेषी, संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस, सिंथेसिस का मतलब होता है नई चीज बनाना, नई चीज। तो प्रकाश के सहारे कोई नई चीज बनाना क्या कहलाएगा? और वो क्या बना रहे हैं नई चीज? अपने लिए पोषण, अपने लिए पोषण, अपने लिए भोजन, अपने लिए ऊर्जा के साधन। इसलिए उन्हें क्या कहेंगे? स्वयपोषी। स्वयं यानी कि स्वयं अपने लिए पोषण बनाने वाले क्या कहलाएंगे? स्वयपोषी। वहीं दूसरी तरफ हैं परपोषी, ऑटोट्रोपिक, जो अपने पोषण के लिए किन पे डिपेंडेंट होंगे? दूसरे जीवों पे। यानी कि कुछ तो पादपों को खा रहे होंगे अपने पोषण के लिए, कुछ दूसरे जीवों को खा रहे होंगे अपने पोषण के लिए। क्लियर हुआ भाइयों? अब हम एक लास्ट चीज़ और इसमें पढ़ने वाले हैं क्या, कि तो सारे के सारे जितने भी हमने
संवर्ग बताए थे उनके बारे में, माइनर सी चीज़ें। फॉर एग्जांपल मैंने एक परिभाषा लिखाई थी आपको कि संवर्ग या टैक्सोन किसे कहते हैं। 1 नंबर में आ जाए तो, 2 नंबर में आ जाए तो उस परिभाषा को लिख देंगे और नीचे उन सारे नामों को लिख देंगे तीर बना करके। अगर बाई चांस 4 नंबर में आ जाए तो हमें उन 7-8 संवर्गों के बारे में भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा या नहीं, तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत लिखेंगे। फिर लास्ट में 2-4 चीज़ और पढ़ेंगे, जैसे कि हमें अगर ये सब चीज़ यानी कि लिविंग वर्ल्ड का, सजीव जगत का अध्ययन करना है, स्टडी करनी है, प्रैक्टिकल करना है, तो कहाँ कर सकते हैं हमें कहाँ जाना पड़ेगा बेटा? या तो बायोलॉजिकल पार्क जाना पड़ेगा हमें। बायोलॉजिकल पार्क किसे कहते हैं बेटा? जैविक उद्यान, जहाँ पे जैसे पहले चिड़ियाघर होते थे तो चिड़ियाघर में पशुओं को, जीवों को किस में रखा जाता था? जू में, पिंजरे में रखा जाता था। अब उनकी जगह पे क्या बनाने लग गए हम? बायोलॉजिकल पार्क, जैविक उद्यान, यानी कि ऐसा स्थान जहाँ पे जो जीव जंतु हैं उनको कोशिश की जाती है कि उनको नेचुरल आवास प्रोवाइड किया जाए, यानी कि उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि हम अपने जंगल में ही हैं, लेकिन हमें पता है कि हमने ही जंगल इनका जो बनाया हुआ है। यानी जैसे आप चिड़ियाघर में कभी गए हो या मूवी में देखा हो तो क्या होगा, जैसे इस कमरे के बराबर का एक क्या होगा, एक पिंजरा होगा जिसमें 1 या 2 जानवर पड़े होंगे, उनके लिए जो भोजन देना होगा वो जाली में से होके दे देंगे। तो है तो वो जेल ही, लेकिन अब हमने क्या किया, तो बहुत बड़ा एरिया लिया है, खुला एरिया लिया है, और कोशिश ये की है कि ज़्यादातर वो एरिया कहाँ पे हो? पहाड़ों के अंडर में हो, यानी कि उन्हें पहाड़ दिखते रहे बीच बीच में और वहाँ पे ठीक ठाक मात्रा में जंगल हो, ऐसा लिया। उसके अलावा एक कमरा की बजाय लगभग हमारे स्कूल के बराबर या स्कूल से लगभग आधा इतना एरिया एक जीव को, जैसे शेर रखना है मुझे, तो उसके लिए हमें कोशिश की गई है ऐसी गुफा नुमा संरचना बनाई जाए, उसके लिए चारों तरफ पेड़ पौधे हों उसके लिए, और उसे कहीं भी एक तो लोहा नहीं दिख जाए, जैसे सांकर वगैरह या जंगला वगैरह, ताकि उससे ऐसा लगे कि मैं बंद हूँ। वो खुला रहेगा पूरे के टाइम पे। एक उस कोने में एक कुंड बनाया जाएगा उसके लिए, जहाँ पे वो नहा सके, पानी पी सके। उसके अलावा उन्हें ज़्यादातर कई बार दे दिया जाता है, लेकिन मरा हुआ मांस नहीं दिया जाएगा, उनके लिए एक जिंदा बकरा या बकरी छोड़ी जाएगी, ताकि वो उनको शिकार का अनुभव हो सके कि हम अपने जंगल में हैं, जंगल के हम राजा हैं और हमारे पास शिकार आया, शिकार खाया। क्लियर हुआ? यानी कि ऐसे स्थान या संरक्षण के ऐसे स्थान जहां हम कोशिश करते हैं कि जीवों को उनका प्राकृतिक आवास अनुभव कराते हुए उनको सुरक्षित रख सकें, प्रोवाइड करा सकें। क्लियर हुआ बेटा? अब तुम कहेंगे साहब वे तो खुले डोल रहे हैं, फिर हम कैसे देख भी जाएंगे उन्हें? तो बच्चा, जैसे अभी स्कूल है, या स्कूल में हमने शेर को बाड़ो बना दिया, हम एक फीमेल और एक मेल रख दिए हो, या 2 फीमेल रख दें, 2 मेल रख दिए, ऐसे रख दिए। अब हम जब देख भी जाएंगे तो हमारे काजे एक तो ही गड्ढे में होगी संरचना पूरी, हम जो होंगे वो हम बहुत ऊपर देख रहे होंगे, फिर हमारे पास में होगी इतनी दीवार के ऊपर भी क्या होंगे? स्पाइरल वाले तार, उनमें क्या तो करंट भी छोड़ो गया हो। यानी कि तुमने एक वीडियो आई 2-3 साल पहले, एक नशेड़ी में नीचे कूदो, देखिएगा, जैसे यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ नीचे चिड़ियाघर है तो इतनी दीवार रहे, बाकी ऊपर तार वार लगे रहे, नीचे शेर है, खुल्लो अपना आराम से, तो वो नशे में वजन कैसे वहाँ में कूद गो। एक वीडियो काफ़ी वायरल हुई, यूट्यूब पर सर्च कर रही हो तुम, कि ए मैन या ए ड्रंक मैन थ्रो इन द कैसे में जू के पिंजरे में घुस गो, तो आपने आप आ जाएंगे 2-4 वीडियो देखें। तो ऐसे हम देख भी जाएंगे। कई जगह पे क्या व्यवस्था रखी गई है कि वो खुले हैं, हम पिंजरे में हैं, यानी कि हमारा जो रास्ता होगा पूरे के पूरे उस बायोलॉजिकल पार्क में, तो हमारा पूरा बंद होगा जाली से और वो खुले घूमेंगे, इसे हम कहते हैं जलीय पार्क। दूसरा, अगर हमें वनस्पति का अध्ययन करना है तो जगह जगह पे वनस्पति उद्यान बने हुए हैं, बॉटनिकल गार्डन बने हुए हैं, जहाँ पे कोशिश ये की गई है कि प्रत्येक प्रकार का, जितने भी प्रकार के हमारे वनस्पति हैं, पेड़ पौधे हैं, उनको वहाँ उगाया गया है, उनको संग्रहित किया गया, उनको संरक्षित किया गया, ताकि हम उनका अध्ययन कर सकें। उनके अध्ययन करने के लिए उनके पास में एक प्लेट लगाई जाती है, उस पर उनका साइंटिफिक नेम, उनका रियल नेम, उनका जो लोकल नेम है वो, उनके बारे में जो गुणधर्म है असली वो सारी चीज़ लिखी होती हैं और हम जाके अध्ययन कर सकते हैं। क्लियर हुआ? उसके अलावा और कहाँ अध्ययन कर सकते हैं कि साहब, जैसे तुमने कभी देखा हो कि कुछ जीव जंतुओं को सुरक्षित रखा जाता है, मरे हुओं को, उनके अंदर से सारे अंग तंत्र वगैरह, उनके अंदर की मांस मदरा जो भी है सब कुछ निकाल लिया जाएगा। उसके बाद उनमें रसायन भरे जाते हैं विशेष, रुई कॉटन वगैरह को लगा करके, वो ऐसा लगे जिंदे से, बट वो मरे हुए रहें कि ना,
जिनको हम कहते हैं कहाँ पे देखते हैं, संग्रहालय में, म्यूजियम्स में देखते हैं। ऐसे ही हमें आज अब की बार सीखेंगे इसी चैप्टर में हर्बेरियम बनाना। हर्बेरियम का मतलब है जो छोटे पादप हैं, फॉर एग्जांपल कोई छोटा सा माइनर सा पादप है इतना बड़ा। अब मुझे डर है कि कहीं यार ये 1-2 साल में समाप्त ना हो जाए, मेरे बच्चा कैसे देखेंगे यार, मेरे बच्चा देख ही ना पाएंगे, इतना सुंदर पेड़ है। तो मैं उसको क्या करूँगा बेटा, जड़ से उखाड़ूंगा और कोशिश करूँगा पुष्प के साथ में उखाड़ा जाए, है ना, पुष्प के साथ में उखाड़ा जाए। फिर उसको हम दबाएंगे ताकि उसके जितना भी जलीय पदार्थ है उसके अंदर जिससे वो ख़राब हो सके, उसको हम निकालेंगे, धीरे धीरे सुखाएंगे, यानी कि दबा करके प्रेस करके उसको सुखाया जाएगा ताकि उसका जितना भी जलीय अणु है वो सारे के सारे क्या हो जाए। उसके अलावा उससे भी पहले हम एक तो बेस्ट क्वालिटी का देखेंगे ताकि वो जल्दी सड़े गले ना, एक अच्छा हो क्वालिटी में, जिंदा हो, सख्त हो। उसके बाद हमने सुखा लिया दबा के, फिर उसके बाद उसको इस प्रकार से डिस्प्ले किया जाएगा कि उसकी सारी संरचना दिखती रहे। साथ में उसके ऊपर कुछ ना कुछ केमिकल्स अप्लाई किए जाएंगे ताकि वो इन फ्यूचर सड़े ना, गले ना। उसके अलावा उसके ऊपर ऐसा कुछ पदार्थ लगाया जाएगा ताकि उसके जो पार्ट हैं, जो उसके भाग हैं, वो कहीं गिर जाएँ, बिखर जाएँ, और उसको अच्छे से संरक्षित करके रखा जाएगा ताकि जब तक मेरे बच्चे हों तब उसको देख सकें। क्लियर हुआ। उसके अलावा या तो मैं कल बेटा आऊँगा नहीं, और आया तो सटाक से हम सारी डेफिनेशंस को उनको लिखेंगे। एक तो जितने भी संवर्ग हैं, टैक्सोन है, उनके सारे परिभाषा लिखेंगे। उसके बाद जो अभी मैंने बताया है तुम लोग को, बायोलॉजिकल पार्क, वनस्पति उद्यान और हर्बेरियम, इन चीज़ों के बारे में बोलता रहूँगा, आप लिखते रहेंगे, बीच बीच में मैं समझाता रहूँगा। ये चैप्टर हम सुलझा। क्लियर, समझ में आ गया सबको? थैंक यू।